Hello children, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Machine Age. पहले स्टोन एज थी बच्चों, फिर उसके बाद कॉपर एज आई, ठीक है। उसके बाद मशीन एज, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें, वो सारी क्या है, मशीन है। ओके, तो कैसे हमने स्टोन एज से मशीन एज का पीरियड जो है वो तय किया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फाइन। In early days, tools were made of stone. These tools were used to hunt animals. They were very crude and simple. With time, man developed pointed and sharp tools. Since these tools were made up of stone, therefore this age is known as the Stone Age. Better tools were made later on. पहले जो अर्ली डेज थे, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो टूल्स बनाते थे वो स्टोन के टूल्स बनाते थे और उनसे एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। बहुत सिंपल और क्रूड टूल्स होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको थोड़ा सा और समझ में आया तो वो टूल को क्या करने लगे, शार्प और पॉइंटेड बनाने लगे। ओके, तो ज़्यादातर जो उस टाइम पीरियड में जो भी टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए होते थे, इसीलिए उस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया, स्टोन एज। ओके, उसके बाद कॉपर की इंट्रोडक्शन हुई। कॉपर माइट द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। द डिस्कवरी ऑफ कॉपर मस्ट हैव बीन इंसिडेंटल। द अर्ली मैन परहैप्स मिक्स कॉपर विद अदर मेटल्स लाइक टीन और जिंक टू मेक द एलॉयज सच एज ब्रोंज एंड ब्रास। शायद कॉपर पहला मेटल था जिसकी इन्वेंशन हुई। अब कॉपर के साथ टीन और बाकी के एलॉय मिलकर ब्रोंज, ब्रास ये मिलाकर टूल बनाए जाने लगे। ओके, उसके बाद कॉपर के बाद क्या आया, आयरन मेटल की डिस्कवरी हुई। अब उन्होंने देखा आयरन जो मेटल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे बने हुए जो टूल हैं वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे हंटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा और फार्मिंग में भी हेल्पफुल हो जाएगा, फार्मिंग में भी हेल्प मिलेगी। ओके, तो उस टाइम पर ज़्यादातर जो टूल्स थे वो किसके बनाए जाने लगे, आयरन के। तो उस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया, आयरन एज। फाइन। Now inventions of the steam engine. इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जैसे हम ट्रेन देखते हैं वो कैसे स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ शुरू हुई। ओके, किसने ये आविष्कार किया, जेम्स वॉल। And in the 17th century, the coal mines in England were flooded with water in rainy season. This made the mining of coal very tough. Water needed to be pumped out very instantly for work to be done completely. A powerful pump was required to pump the water out from the mines. James Watt thought of utilizing steam power to pump water out of the mines. Thus, he invented a steam engine in 1769. जो पहला स्टीम इंजन था वो किसने इन्वेंट किया, जेम्स वॉट ने। कौन से ईयर में, 1769 में। क्या होता है, इंग्लैंड में एक कोल माइन में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। काम करना इजी नहीं था और बार बार उसको पानी को निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना स्टीम पावर का यूज़ करके सारा पानी बाहर निकाल दिया जाए। इस तरीके से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। जेम्स वॉट steam engine paved the way to the invention of railway engines. Joe Stephenson invented the railway engine in 1814. His engine called Blücher, it had a speed of 6 km per hour only. और steam engine से आइडिया आया जॉर्ज स्टीफसन को, जिन्होंने क्या बनाए, फर्स्ट रेलवे इंजन बनाया। कौन से ईयर में, 1814 में। ओके, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड थी। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। इट वॉज फेल्ट दैट द स्पीड ऑफ स्टीफसन रॉकेट वुड बी सो फास्ट दैट पैसेंजर्स माइट गेट सफोकेटेड इन इट। कि जो स्टीफसन ने जो रॉकेट इंजन बनाया, जो रॉकेट बनाया, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो उसमें पैसेंजर थे उनको यानी दम घुट जाता था उनका, उन्हें सफोकेशन फील होती थी। ओके, The first truly successful railway engine prepared by George Stephenson in 1829. It was named Rocket. It ran at a speed of about 50 km per hour. It presented a model for Cumming steam locomotive. और फर्स्ट
स्टीफसन ने क्या बनाया? रॉकेट बनाया, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल रेलवे इंजन था, जिसकी स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। 1829 में इन्होंने ये इन्वेंट किया। उसके बाद धीरे धीरे डीजल इंजन बनने लगे, पेट्रोल इंजन बनने लगे। जो अब हम मोटर कार चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, ट्रक्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उनमें जो पावरफुल इंजन्स हैं जैसे शिप में, रेलवे में या एरोप्लेन में, वो कौन से हैं? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। ओके, now come to the next topic, that is mass production and industrial revolution. The term mass production का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज एट लो कॉस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाना कम कीमत पर, दैट इज मास प्रोडक्शन। और कैसे इजी है ये? बाय द यूज ऑफ द मशीन, सिर्फ मशीन्स के कारण ही ये संभव हो सकता है। मास प्रोडक्शन बिकेम द की नोट ऑफ इंडस्ट्री। Many large factories were set up where goods in huge quantities were produced. People began to migrate to work in large factories. This gave rise to the number of big cities. There was a big change in the mode of production in this period. Therefore, this period is called the period of Industrial Revolution. The Industrial Revolution generated employment to thousands of people. The Industrial Revolution began in late 1700 in Britain. और क्या था इस टाइम पर? मास प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाने लगा था। कम कीमत पर ज़्यादा सामान कैसे बनाया जाए? बाय द यूज़ ऑफ मशीन्स। तो मशीन्स का यूज़ करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई। इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों को काम मिला, बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया गया और बहुत सारी प्रोडक्शन की गई। इसीलिए इस टाइम पीरियड का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फ्यूल्स फॉर जायंट मशीन्स। अब इतनी बड़ी बड़ी मशीन तो बना दी, लेकिन उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाएगा? फ्यूल पहले स्टीम यूज़ की जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे डीजल, पेट्रोल, कोल, मिनरल ऑयल, इन चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। फर्स्ट इज कोल। Coal, it was the first fuel to be utilized in machine. Coal is found very deep below the surface of the earth. It is explored through mines. As the demand of coal grew day by day, the coal mines become deeper. Moreover, since the deposits of coal are limited, therefore they would deplete in the near future. Thus, man began to search for other source of energy. कोल जो है वो फर्स्ट फ्यूल है जो मशीन में यूज़ किया जाने लगा था। एंड कोल कहाँ से मिलते हैं हमें? वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ में माइंस खोदी जाती हैं, खानें खोदी जाती हैं और बहुत गहराई से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन कोल जो है वो लिमिटेड है हमारे पास। अगर लोग ज़्यादा मात्रा में उसको यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन जो कोल की मात्रा है वो अर्थ में ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए लोगों को अलग अल्टरनेटिव सोचने चाहिए कि वो क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि कोल का यूज़ लिमिटेड हो। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल। Mineral oil is a liquid fuel obtained from below the earth's surface. It was spirit, gasoline and several other chemical. मिनरल ऑयल जो है वो भी अर्थ में से आपको मिलेगा और ये अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे स्पिरिट, गैसोलीन और बाकी अदर केमिकल की फॉर्म में। The first practical petrol engine was built in 1876 in Germany by Nicholas August Otto. और फर्स्ट जो प्रैक्टिकल पेट्रोल इंजन जो बनाया था वो 1876 में जर्मनी में बना था, जिसे निकोलस अगस्त ओटो ने बनाया था। Although there had been earlier attempts by Etienne Lanier and Sene Marcus, Julius Hawk and George Brayton, later their engines was used in four-wheelers। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अटैम्प्ट किए ताकि जो पेट्रोल इंजन है उसकी इन्वेंशन को सक्सेसफुल कर सके और वो फोर व्हीलर में यूज़ हो सके। However, the deposits of mineral oil are also very limited. Oil reserves on the earth would become insufficient within 150 years. Fortunately, an alternative source of energy, electricity, had already been invented. और जो हमारा मिनरल ऑयल है वो भी बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए जो मिनरल ऑयल है उसका यूज़ भी लिमिटेशंस में करना चाहिए। और थैंकफुली हमारे पास उसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी?
Electricity is the most important source of energy. It is generated in two ways. The electricity generated from running water is called hydroelectricity, and the generated by burning fuels such as coal, natural gas or mineral oil is known as thermal electricity. Electricity दो टाइप की होती है बच्चे, जो रनिंग वाटर से जनरेट होती है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जनरेट होती है दैट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या स्टोरी है इसके पीछे? एक दिन एक साइंटिस्ट जो कि एक बच्चा था, जब लेडन जार, वो एक टॉय के साथ खेल रहा था. वो जो टॉय था वो एक ग्लास बोतल थी कोटेड विद मेटल फॉइल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, और दो वायर उसमें लगी हुई थी बोतल में, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड. और एक बार क्या हुआ, इंसिडेंटली खेलते हुए दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो गई और उसको एक शॉक लगा. और इस शॉक से क्या हुआ, बच्चा एकदम से कूद गया, एकदम से डर गया, जिससे बाकी जो लोग हैं वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए. उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये देखा कि लेडन जार के साथ ऐसा हुआ. उसने क्या सोचा, उसने सोचा जो थंडर स्टॉर्म जब आता है, जब बिजली चमकती है, उस शॉक में और उसे जो शॉक लगा उसमें दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं. तो लेडन जार की स्टोरी उसने बहुत अच्छे से पढ़ी. इन ऑर्डर टू प्रूव दिस ही डिसाइडेड टू फ्लाई अ काइट इन अ थंडर स्टॉर्म फ्रॉम द बालकनी ऑफ अ बिग हाउस. और क्या किया, काइट के साथ एक बड़ी सी चाबी बांध दी और एक जिसका एक एंड थ्रेड के साथ बांध दिया. जैसे ही लाइटनिंग फ्लैश होती और मेटल की को टच करती, उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता, शॉक लगता. तो इससे पता लगा कि जो लेडन जार का जो शॉक था और जो लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म का जो शॉक है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, और इस तरीके से इंसिडेंटली इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ. नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. Photoelectric cells were invented in Germany in 1890. These cells convert sunlight into electricity. Electricity produced from these cells can be utilized to power homes and satellites in space. Photoelectric cell, photo means light. फोटो इलेक्ट्रिक सेल इन्वेंट हुए जर्मनी में इन 1890, जिसमें जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको पावर होम्स और सैटेलाइट्स इन स्पेस में यूज़ किया जाता है. ओके, इन 1800 एन इटालियन साइंटिस्ट एल्सेंड्रो वोल्टा मेड अ बैटरी विच जनरेटेड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने एक बैटरी बनाई जो बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती थी. आफ्टर सम इयर्स द साइंटिस्ट प्रिपेयर न्यू इंजन्स एंड मशीन्स विच कुड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और उसके बाद धीरे धीरे बाकी साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसी मशीन बना दी जो अच्छी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती थी. और इंजन्स को क्या कहा जाता था? इन इंजन्स को कहा जाता था जनरेटर्स. अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे जनरेटर्स अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं. लेकिन जो जनरेटर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल, डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है. इसीलिए जो मैन है उसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सोचते रहना चाहिए ताकि वो डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो. अब व्हाट आर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? दे आर वेरी लिमिटेड डिपॉजिट्स ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, इनके बहुत लिमिटेड सोर्स हैं क्योंकि हमें अर्थ से टक करके हमें मिलता है, अर्थ सरफेस से हमें मिलते हैं. तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगेंगे. इसीलिए क्या यूज़ करना चाहिए? हमें ऐसे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो कि रिन्यूएबल हों, जो कभी ख़त्म ना हों, जैसे सन, विंड, वाटर, अर्थ एंड टाइड. इनसे जो एनर्जी मिलती है वो हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एटर्नल. ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और इनको हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं और इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता. तो इसीलिए जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको बहुत हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ये एटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास, उनको हम ज़्यादा यूज़ करें ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए एनर्जी को कंजर्व कर सकें. ओके, नाउ कम टू द लेटेस्ट रिवाइज.
द मशीन एज स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, कौन सी एज शुरू हो गई? आयरन एज से सीधा मशीन एज। फ्यूल सच एज कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम हैव वेरी लिमिटेड डिपॉजिट्स। जो भी हमारे पास फ्यूल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, ये बहुत लिमिटेड हैं। द मास प्रोडक्शन led to the development of large cities and the industrial revolution। मास प्रोडक्शन के आइडिया से बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी, उनमें इंडस्ट्री लगी और बहुत सारे लोगों को काम मिला, और उस टाइम को क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर पोल्यूशन फ्री। जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे सन एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या हैं? पॉल्यूशन फ्री हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। द सन, विंड, वाटर, अर्थ एंड टाइड आर कॉल्ड द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सन, विंड, वाटर, अर्थ और टाइड, ये क्या है? हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।